जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा इधर करंट फ्लो कर रहा है। आ रही होगी आवाज? आ रही है मेरी आवाज सबको? अच्छा, ठीक, चलो ठीक है बच्चों। तो देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से आपका इधर करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, वो इस तरीके से जा रहा है आपका। ठीक है। देखो, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहा है इधर आई, वो आपका इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से इधर ये आ जा रहा है आपका। ठीक, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो एक बार फिर से समझो बच्चों। देखो, सबसे पहली बात, इसके अंदर आपको सेल के अंदर क्या चल रहा है ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स के पार्ट में आपको केवल बाहर बाहर से पढ़ना है। आप बस इतनी चीज समझ लो, हमारा एक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, उसे हम किस तरीके से बनाते हैं। एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, एक कॉपर का एक जिंक का। जिंक का कैथोड होता है, कॉपर का एनोड होता है। जो एनोड होता है वो पॉजिटिव, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है इधर। अब कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कॉपर लूज करता है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करते हैं, फिर जिंक पे कलेक्ट होते हैं, तभी जिंक नेगेटिव हो रहा है। और कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए कॉपर पॉजिटिव हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर जिंक से फिर कॉपर की तरफ जाते हैं आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। कंप्लीट सर्किट हो जाता है आपका, तो आपका करंट फ्लो कर जाता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ये वोल्टेज ऑफ सेल होता है व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सेल। वोल्टेज सेल का जब कोई भी करंट सेल में फ्लो नहीं करता है। टर्मिनल वोल्टेज होता है वोल्टेज सेल का जब करंट फ्लो करता है। इंटरनल रेसिस्टेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो इलेक्ट्रोलाइट हिंड्रेंस ऑफर करता है उसे हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। अरे जैसे हर किसी के घर में भी कुछ अनबन चलती रहती है ना, ठीक है, हर ऐसा कोई घर नहीं होता जिसके घर के अंदर अनबन ना चलती हो, तो वो हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस। वैसे ये सेल के अंदर का रेसिस्टेंस है, जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में एक हिंड्रेंस ऑफर कर रहा है, इसे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कह देते हैं। मैंने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में बना दिया। तो सिंबॉलिक फॉर्म में पॉजिटिव टर्मिनल को ये पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव, इंटरनल रेसिस्टेंस को नेगेटिव टर्मिनल के पास, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो बल्ब का रेसिस्टेंस है, अप्लायंस का रेसिस्टेंस, उसे ऐसे करके बना दिया। ठीक है। जब आप मार्केट से सेल खरीदते हो, तो जब खरीदते हो तो वो 1.5 वोल्ट का होता है, वो ईएमएफ है। अब उसको एक दिन यूज कर लिया, 2 दिन यूज कर लिया, 10 महीने यूज कर लिया, अब जो आएगा वो टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि अब उसमें करंट फ्लो कर चुका है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं बच्चों। ठीक है। जब हमारा करंट फ्लो करता है तो हम लोग उसको कहते हैं, सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं हमारा करंट की एक्सप्रेशन क्या आती है। हमारा करंट इधर क्या आ जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग ये देखते हैं तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ अपॉन नेट रेसिस्टेंस। ईएमएफ अपॉन नेट रेसिस्टेंस, ये हमारा इधर करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है। ईएमएफ का हमारा फॉर्मूला क्या, ये हमारा करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन नेट रेसिस्टेंस। वोल्टेज वही ईएमएफ अपॉन नेट रेसिस्टेंस। तो करंट क्या आ जाएगा, ईएमएफ को कैपिटल ई से डिनोट किया, नेट रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों सीरीज के अंदर कनेक्ट होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों सीरीज के अंदर कनेक्ट, तो ये आपका करंट का फॉर्मूला इधर आ जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, हमारे इधर दो केस इधर आ जाते हैं, जल्दी से देखो। जब हमारा करंट फ्लो करता है तो उसे हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कहते हैं। व्हेन करंट फ्लोज, व्हेन करंट फ्लोज, देन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल अकर। तो हमारी सेल की डिस्चार्जिंग होती है, जब आपका करंट फ्लो करता है देन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल अकर। ठीक है। और उसके बाद फिर ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब डिस्चार्जिंग होती है हमारी सेल की, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या होता है बच्चों, ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ सेल। पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ सेल क्या होता है कि कितना वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में खर्च हो जा रहा है। अरे कितना वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में खर्च हो जा रहा है।
ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ईएमएफ, ठीक है, माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप सेल का है, वोल्टेज ड्रॉप सेल का कितना आ जाता है, करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये आ जाता है हमारा। अरे ईएमएफ माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप है सेल का, वोल्टेज ड्रॉप सेल का मतलब होता है हाउ मच वोल्टेज इज कंज्यूम्ड for the flow of electrons inside electrolyte, how much voltage is consumed for the flow of electrons inside the electrolyte। तो ये आ जाता है टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आपका इधर आ जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में, ठीक। या फिर इससे आप ई को क्या कह सकते हो, वी प्लस आई आर कह सकते हो। यहां तक सबको बात आती है समझ में? ठीक है, फाइन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया? ठीक। इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ये तो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, तब भी बता दिया है। ओके। देखो बच्चों, इसके बाद आपका इधर आ जाता है करंट फ्लो करता है तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल सेल होता है, डिस्चार्जिंग के अंदर ये हो जाता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, जब हमारे सेल की चार्जिंग होती है, चार्जिंग का मतलब जब आप अपने सेल को चार्ज करते हो तब आपका क्या होता है। तो बच्चों करंट हमारा, चार्जिंग ऑफ सेल एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। वैसे करंट हाई से लो पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, बट जब आप चार्जिंग करते हो तो सेल आपका लो से हाई पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है। तो इसमें हमारा चार्जिंग ऑफ सेल में करंट के फ्लो की डायरेक्शन चेंज कर जाती है, जिसकी वजह से V इक्वल टू ई, इधर करंट का फ्लो अपोजिट हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आ जाता है V इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाता है। और आपका जो ईएमएफ होता है वो V माइनस आई आर इधर ये हो जाता है, ठीक। तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम्स में, कि टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, एक्सप्लेन, या फिर राइट द कंडीशन इन विच टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो बच्चों एक ही कंडीशन होती है जिसमें टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है, वैसे टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से हमेशा कम होता है। एक केस होता है जिसमें टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है, वो क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल टर्मिनल वोल्टेज एक्सीड्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एक्सीड्स ईएमएफ, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है, ये ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल है। यहां तक सबको बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है, फाइन, ठीक। अब ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों, देखो हमारा नेक्स्ट है इधर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल आपका क्या होता है? तो देखो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल अगर हम लोग देखते हैं तो अभी भी आपने देखा बच्चों, हम लोग बाय डिफॉल्ट कभी भी बात करते हैं तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल की, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की बात करते हैं, क्योंकि यही देखते हैं कि करंट हमारा फ्लो कर रहा है सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक, यानी कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। चार्जिंग ऑफ सेल एक स्पेशल केस होता है, तो अगर कभी ये केस होगा तो हमें वो मेंशन होगा। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट किसकी बात करते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की, मतलब करंट सेल से फ्लो कर रहा है, और जाहिर सी बात है करंट सेल से कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। तो आपका देखो V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, ऐसे करके मैंने इधर लिख दिया, सिंस V इक्वल टू ई माइनस आई आर के इक्वल होता है आपका, ठीक। टर्मिनल वोल्टेज
ईएमएफ से कम, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तो अब देखोगे इसके अंदर, और सिंस करंट का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा था क्या होता है, ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस, यही तो होता है करंट का फॉर्मूला, ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इसके अंदर, तो क्या आ जाता है आपका, सो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, ईएमएफ माइनस, ये आ जाएगा हमारा ईएमएफ माइनस करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आ जाएगी, और फिर इधर आ जाएगा ये देखो, करंट की वैल्यू ईएमएफ अपॉन, आ रही है मेरी आवाज अब सबको, इनके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी, आवाज तो मेरी आ रही है। देखो बच्चों, तो आपका ये क्या आ जाता है, V इक्वल टू कैपिटल ई माइनस करंट इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक, करंट, ठीक, तो आपका इधर आ जाता है आपका करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। मेरे नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहाँ तो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, मे बी ऑफ योर्स। तो मैं भी तो बता ही रहा हूँ बस, कभी कभी ईयरफोन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक्चुअली ये ईयरफोन जो है, इसमें ये है कि अगर फोन के पास जाओ तो आवाज कम हो जाती है। अब एक्चुअली कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुली नहीं है, वरना मैं सोच रहा था ईयरफोन लेने के लिए। वैसे इन्फिनिटी का ज्यादा अच्छा होता है या बोल्ट का? चलो देख, चलो अच्छा देखते हैं इसके अंदर बच्चों। दो होते हैं ना, बोट भी होता है, एक बोल्ट का भी आता है ईयरफोन, और एक इसका भी आता है, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी का, जेबीएल का। चलो खैर देखते हैं, लेट्स सी। देखो, ओके ओके, एक्चुअली कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुल नहीं रही है, देखते हैं, वरना एमएस, हाँ ऑनलाइन। नहीं यार, ये जो नॉर्मल ईयरफोन होते हैं उसमें एक वीडियो कॉलिंग में एक बात आ जाती है, सब में प्रॉब्लम। चलो अच्छा देखते हैं, वैसे मैंने जेबीएल का ऑर्डर कर दिया है अमेजोन पे, जेबीएल का आज या कल में आ जाएगा आई थिंक। अच्छा चलो बच्चों, देखो इसके अंदर देखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या होता है, ईएमएफ माइनस करंट इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस होता है आपका। तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ माइनस करंट की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस, वो मैंने इधर पुट कर दिया, ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस। कैपिटल ई को कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आ जाएगा 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखोगे तो तो इधर क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल वी इक्वल टू कैपिटल ई, इधर आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अरे इधर क्या कर दिया हमने, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एलसीएम ले लिया, तो इधर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से मल्टीप्लाई माइनस स्मॉल आर, ये आ गया। तो इससे इधर ये कट जाएगा, तो आपका इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक है, इससे इधर देखोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, कैपिटल वी इक्वल टू कैपिटल ई, ये आ जाएगा कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर से स्मॉल आर कट जाएगा, कैपिटल ई कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका इधर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर देखते हैं
तो इसके बाद हमारा इधर क्या आ जाएगा, ये देखोगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये आ जाएगा ई अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, ई वी इधर आ गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ऊपर चला गया, कैपिटल आर नीचे आ गया। अरे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ऊपर चला गया, कैपिटल आर नीचे आ गया, ई ये इधर आ गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये आ जाएगा ई अपॉन वी। ठीक है, अरे ये कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये आ जाएगा ई बाई वी। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बच्चों कितना आ जाएगा, कैपिटल ई अपॉन वी माइनस 1। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ई अपॉन वी माइनस 1 और कैपिटल आर, ये आपकी इधर आ जाती है। ठीक है, फाइन। स्मॉल आर कितना आ जाता है आपका, कैपिटल ई अपॉन कैपिटल वी माइनस 1 और कैपिटल आर, ये आपका इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। 2 मार्क्स में एक बार ये आया हुआ है बोर्ड में डिराइव करने को, और अदरवाइज ये न्यूमेरिकल्स में आता है, तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करना। ईएमएफ अपॉन टर्मिनल वोल्टेज -1 इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन टर्मिनल वोल्टेज -1 इंटू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इसकी वैल्यूज, इसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो यहां तक सबको बात समझ में आती है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों सबने। ठीक है, फाइन। ठीक, इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों, देखो एक हमारा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है और बच्चे लोग इसे इतना इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और गलत इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं है इस चीज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और प्री बोर्ड में भी बहुत बार आया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, देखो जो फैक्टर्स हमारे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल को अफेक्ट करते हैं, हम लोग उनके बारे में इधर पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में हम लोग इधर पढ़ रहे हैं, जो फैक्टर्स इंटरनल रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, 2 या 1 मार्क्स में। देखो तो इंटरनल रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो हमारा बच्चों होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स होता है, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, तो इसको सिंपल से याद करना है, इंटरनल रेसिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। देखो बच्चों, कोई रटने वाली बात नहीं है, आप इसको अपने कॉमन सेंस के साथ समझो, एक अपना कॉमन सेंस लगाओ और इसको समझो। एक मिनट, रब नहीं हो रहा है। देखो देखो इसके अंदर ये हमारा एक, और इसको अभी मैं बताता हूं आपको किस तरीके से इसको लर्न करा जाएगा। एक हमारा होता है बच्चों इसके बाद एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स।
सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इस पे हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे करके डिपेंड करता है। इसे हम लोग बच्चों कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस पे देखो कैसे करके डिपेंडेंसी होती है। इंटरनल रेसिस्टेंस इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैं इसको लर्न करने की ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद हमारा इधर आ जाता है ये देखो, तीसरा फैक्टर जो होता है जो इंटरनल रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर हमारा इधर आ जाता है टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर पर देखो किस तरीके से डिपेंडेंसी आ जाती है। इंटरनल रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इंटरनल रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कैपिटल टी से टाइम भी लगता है, टाइम भी रिप्रेजेंट होता है, इसलिए मैंने टेम्परेचर को टी एम पी लिख दिया है। फाइन, विजिबल तो होगा ये टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो चौथा फैक्टर हमारा जो इधर आ जाता है वो होता है इंटरनल रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी हमारा ये डिपेंड करता है। कैसे करके डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। फाइन, कंसंट्रेशन ज्यादा तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा हमारा। अब देखो इसको लर्न, यहां तक सबको बात समझ में आ रही है। सैम इस्माइल, तिशर यादव, पारस अग्रवाल, ठीक। साहिल वारसी, अर्पित चंद्रा, ठीक। देखो बच्चों इसको लर्न किस तरीके से करा जाएगा, आपको कुछ भी चीज रटनी नहीं है, केवल इसको लर्न करो, वो इसको समझो। समझेंगे हम लोग, देखो इसको किस तरीके से। आप ये चीज समझो, एक बार मैंने फिर से बना दिया। देखो एक बार मैंने इधर फिर से बना दिया ये आपका इधर आ जाता है एक बीकर, ये आपका ये आपका इधर आ जाता है एक बीकर हो जाता है आपका ये, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमारा कुछ इलेक्ट्रोलाइट फिल है, ये हमारे इधर इलेक्ट्रोड्स है, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं दो, ठीक। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, जो नेगेटिव होता है वो हमारा कैथोड होता है, ठीक है। फाइन, ठीक है। ये केवल गैल्वेनिक सेल में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है, एनोड नेगेटिव, ठीक है। खैर ये अलग चीज है केमिस्ट्री, अभी आप इतनी चीज समझो इधर। ये आपका एक बच्चों सेल है, कैसे बनाया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया हमने, राइट। इलेक्ट्रोलाइट हमने इधर फिल कर दिया, दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है। अब हमारे इंटरनल रेसिस्टेंस है क्या, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, जैसे ये डाइल्यूट H2SO4 है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, डाइल्यूट H2SO4 किस में ब्रेक कर जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 हमारा ब्रेक कर जाता है 2H प्लस और SO4 - 2 के अंदर ब्रेक कर जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे करके फ्लो कर रहे हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो फ्लो करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक, ठीक है। नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना हमारा, देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इधर लूज कर रहा है, तभी तो पॉजिटिव हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में
जो ये आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हिंड्रेंस ऑफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं, डाइल्यूट इसे इसलिए करा है क्योंकि H2SO4 ये सब वाटर के अंदर, डाइल्यूट मतलब पानी मिला देना, वाटर के अंदर ही तो आयंस के अंदर बिखरते हैं। तो जब ये आयंस के अंदर इधर बिखर जाएंगे तो ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो हिंड्रेंस ऑफर करते हैं इसे इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो हिंड्रेंस ऑफर करते हैं इसे इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अरे यार जब ये इलेक्ट्रोड्स बहुत दूर दूर रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो नो डाउट ये आयंस जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रोड्स पास पास रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आयंस इलेक्ट्रॉन्स और आयंस कम हिंड्रेंस ऑफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, आयंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कम हिंड्रेंस ऑफर कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत कम देर के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स पास पास है ना, तो इसलिए तब इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात सबको समझ में आई? आई, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड इधर आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर हमारे इलेक्ट्रोड्स बच्चों बहुत सरफेस एरिया इनका बड़ा आ जाता है, बहुत मोटे मोटे इलेक्ट्रोड्स हैं, बहुत मोटे तगड़े तगड़े इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, तो हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कम देर के लिए रुकेंगे। तो इसलिए हमारा सरफेस एरिया ज्यादा तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम। अगर सरफेस एरिया है बहुत कम, इलेक्ट्रोड्स पतले पतले हैं, सरफेस एरिया है कम, इलेक्ट्रोड्स हैं पतले पतले, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो ज्यादा हिंड्रेंस आयंस ऑफर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, तो इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज आई सबको समझ में? ठीक, इसी तरीके से टेम्परेचर को देखते हो तो ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग वाली है। देखो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो तो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल्स के लिए। अरे मेटल्स के लिए जो वैसे हमारा टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रेसिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रेसिस्टेंस के मेटल्स के केस में। ठीक है, बट टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेसिस्टेंस के, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरनल रेसिस्टेंस के होता है। उस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो करने लगते हैं तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड बहुत तेजी से मूव कर जाते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक बहुत तेजी के साथ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कम देर के लिए रुकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कम देर के लिए रुकते हैं तो आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम हिंड्रेंस ऑफर करते हैं, तो इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे देखते हो तो इंटरनल रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, फाइन। केवल बच्चों 4 मिनट और 5 मिनट और क्लास होगी आपकी, वैसे भी केमिस्ट्री की क्लास तो आपकी है नहीं, तो बस 5 मिनट और क्लास ले रहे हैं। ठीक है क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा करवाना है। ठीक, तो देखो नेचर और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन मतलब जो आयंस के अंदर कम बिखर रहा है, जो ठीक है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें आयन से गुच्छे की फॉर्म में रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ज्यादा हिंड्रेंस ऑफर करता है, इसलिए इंटरनल रेसिस्टेंस तब बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होते हैं जिसमें इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। अरे इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ज्यादा पाथ ट्रेवल करेंगे, ज्यादा हिंड्रेंस आयंस ऑफर करेंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा। इलेक्ट्रोड्स पास पास तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कम पाथ ट्रेवल करेंगे, कम हिंड्रेंस कम, सरफेस एरिया के इनवर्सली, टेम्परेचर के इनवर्सली और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली। ये सबको समझ में आई बात, जितने बच्चे हैं सबको?
ठीक है बच्चों। हम्म। ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया? ले लिया सबने? ठीक है। इसके बाद बच्चों, क्योंकि आपका जो किरचॉफ लॉ है उसके न्यूमेरिकल्स करवाने में बहुत टाइम लगता है, वो लंबे लंबे हैं और इसके भी न्यूमेरिकल्स बचे हैं। एक टॉपिक बस आज शुरू कर रहे हैं। ये आप लोगों ने आज पढ़ा टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल असिस्टेंस। और किसके बारे में आपने पढ़ा बच्चों? टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल असिस्टेंस के बारे में पढ़ा, और ईएमएफ के बारे में आपने पढ़ा, और करंट के बारे में पढ़ा, उनके बीच में क्या रिलेशन होती है, ये सब आप लोगों ने इधर देखा। ठीक। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपके केवल न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, फिर आपके इधर होंगे केवल न्यूमेरिकल्स। वेट। चलो फिर इस टॉपिक को कल ही करते हैं, थोड़ा लंबा टॉपिक है। किसी को ऐसा करते हैं, इसको कल करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, मुझे होस्ट बना दो अनुष्का। ओके। केमिस्ट्री क्लास नहीं है तो ले ली जाए। चलो फिर देखते हैं। बच्चे देखो लीव करने लग गए हैं ऐसे धीरे धीरे, क्या करना। ये बात है ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं बच्चों, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके। ठीक ठीक।